स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है आपके पास, पहला ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो देखिए, यदि हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसकी स्थापना कब हुई? सन 31 दिसंबर सन 1600 को जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और हम जानते हैं 1605 तक जो है यहाँ पर भारत में अकबर बादशाह था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसकी, यदि हम चर्चा करें तो देखिए, ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए आईएस से सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था। और 1600 में हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो वह था अकबर, यानी कि जो इसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था। तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर ए अकबर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? और देखिए, यह प्रश्न जो है 2 बार आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इसे हम देखते हैं। देखिए, ऑप्शन है आपके पास ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला? तो देखिए, सर्वप्रथम कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी खोलती है सन 1611 में। कंपनी का गठन जो है अकबर के शासनकाल में हुआ और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। लेकिन 1605 के बाद कौन बना? तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो उस समय यहाँ पर जहांगीर जो है वह यहाँ का बादशाह था। तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1611 में जो है जहांगीर भारत का बादशाह था। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसे कहते हैं उसमें एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तब तक इन्हें भारत में व्यापार करने की जहांगीर ने जो है इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन बाद में जब इजाज़त दी तो पहला ऑफिशियल यदि हम बात करें तो 1613 सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना माना जाता है। तो देखिए, यदि हम इन दोनों में से आप किसी को भी ले लें तब भी यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? तब भी यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ही रहेगा। पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में, जो कि आपके अनऑफिशियल थी, यानी कि तब तक जो है जहांगीर ने परमिशन नहीं दी थी। लेकिन 1613 में परमिशन मिल गई थी। उसके बाद पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। तो हमें याद रखना है 1611 मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम और 1613 सूरत में। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट और डी सूरत। तो देखिए, हमने अभी चर्चा करी थी, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी सूरत। पहली फैक्ट्री जो है कहाँ खोली गई? पहली फैक्ट्री खोली गई थी आपके सूरत में 1613 में, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर खोली गई थी। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो पूर्वी जो तट है उस पर पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली गई, जो हमने बात करी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन हॉकिंस था उसने जहांगीर को उससे परमिशन मांगी, वो उसके पास मिलने गया कि भाई हम आधिकारिक रूप से यहाँ व्यापार कर सकते हैं क्या। लेकिन तब जहांगीर ने परमिशन नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। इसके बदले में उसने उसे खान की उपाधि दे दी और हॉकिंस को मनसबदार यहाँ पर बना दिया था। फिर 1612 में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कैप्टन बेस्ट करके एक अधिकारी था, उसने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था।
इससे क्या हुआ, इससे जो मुगल बादशाह थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा अंग्रेज़ों पर, ब्रिटिश पर, कि उससे पहले तो सर्वोच्च कौन थे यहाँ पर, पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों से मुगल बादशाह भी नहीं झगड़ा मोल लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। लेकिन जब स्वाली का युद्ध हुआ तो उन्होंने जो है वहाँ पर अंग्रेज़ों को इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पर जो है व्यापार कर सकते हैं। और 1613 में उन्होंने जब जहांगीर ने फरमान जारी किया, जिससे सूरत की फैक्ट्री जो है ऑफिशियल वहाँ पर बन गई थी। और यदि हम बात करें कि मुगल जब तक थे, यानी कि जिन्हें महान मुगल शासक कहा जाता है, औरंगजेब तक, उन तक यदि हम बात करें तो कंपनी के और उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे थे। उनके रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे वहाँ पर रहे। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि सिर्फ एक बार ऐसा होता है 1687 में, जब औरंगजेब को जो है मुगल अफसरों से ये शिकायत मिलती है कि जो अंग्रेजी कंपनी है वह हज जाने वाले यात्रियों पर और उन लोगों पर जो है अत्याचार कर रही है, उनका हैरेसमेंट कर रही है। तब औरंगजेब ने सभी फैक्ट्रियों पर अंग्रेज़ों की ताले लगा दिए और जॉन चाइल्ड नाम का उनका एक अधिकारी था, उसे भी वह गिरफ्तार करके अपने पास ले आया था। फाइनली क्या होता है कि कंपनी के अधिकारी लोग माफ़ी मांगते हैं, लेटर लिखते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और तब जाकर जो है औरंगजेब ने उनको छोड़ा कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उन पर जुर्माना भी लगाया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि तब तक कैसे रिलेशन रहा। बाकी हम जब सब्जेक्ट की क्लास करेंगे तब इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न की चर्चा करें यदि, तो देखिए यह क्या है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार कब आए, 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया था। बाद में कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वहां पर सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतर उनको भंग कर दिया। कौन सा युद्ध था, तो यह था आपका स्वाली का युद्ध। ठीक है, कब हुआ, तो कैप्टन थॉमस ने इनको हराया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो हम जानते हैं विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुँचता है, जो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन उसे परमिशन नहीं दी गई थी। वह ऐसे कि ऐसे उसे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा था, जो कि हमने बात की थी। और इसको जो है क्या दिया था विलियम हॉकिंस को, इसको खान की उपाधि जो है दे दी गई थी। किसके द्वारा, खान की उपाधि इसे दी गई थी आपके जहांगीर के द्वारा। फिर बाद में जो है कैप्टन मिडलटन जो था वह सूरत के समीप स्वाली पहुंचता है और वो अनुमति पाने में प्राप्त हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से बादशाह की अनुमति जो है बाद में मिलती है जब कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा देता है। उसके बाद 1613 में सूरत में फैक्ट्री ऑफिशियली खोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। ऑप्शन है आपके पास, ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो और डी जोशिया चाइल्ड। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने जो है बैटल ऑफ स्वाली यानी कि स्वाली का जो युद्ध था उसमें पुर्तगालियों को हरा दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं, भरूच, चिकाकोल और त्रिचनोपोली। और यह आपका यूपीएससी प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह आपके लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। और देखिए जो नॉर्मली हम जो फैक्ट्स पढ़ते हैं उनसे काफ़ी अलग प्रश्न है, तो यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए भरूच, चिकाकोल और त्रिचनपोली ये आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं। अब इनमें से कहाँ पर कारखाने स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल तीन, या फिर 2 और 3। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भरूच, यानी कि ऑप्शन नंबर 1
केवल एक भरूच में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा हमने बात करी थी कि उस समय जो है उन्होंने, जब उनको सूरत में फैक्ट्री की परमिशन मिली तो आसपास अहमदाबाद, भरूच, फिर बुरहानपुर, सूरत, इनमें उन्होंने कारखाने, आगरा, अजमेर, इनमें कारखाने स्थापित किए थे। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 के आसपास तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे, जो कि हमने अभी चर्चा भी करी थी इससे पिछले प्रश्न में जब हम बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन है आपके पास, ए पुणे में, बी गोवा में, सी पौंडीचेरी में, या फिर डी सूरत में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। यहाँ पर देखिए यदि मछलीपट्टनम दिया हुआ होता तो हम उसे वरीयता देते, क्योंकि मछलीपट्टनम जो है वह आपकी पहली फैक्ट्री थी 1611 में, लेकिन सूरत जो फैक्ट्री थी वह ऑफिशियली पहली फैक्ट्री बनी थी आधिकारिक रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन है आपके पास, ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी पुर्तगालियों ने। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने जो है सर्वप्रथम अपना व्यापार कहाँ स्थापित किया था, सूरत में उन्होंने अपना व्यापार सर्वप्रथम स्थापित किया था। तो यह हम फैक्ट पढ़ चुके हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। और देखिए इसका कारण भी था, क्योंकि उस समय क्या हुआ, उस समय जो है काफ़ी सारे अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे, विभिन्न देशों की कंपनियाँ आ चुकी थी और उन्होंने पहले से ही काफ़ी सारा, यदि हम बात करें पौंडीचेरी, गोवा, इस साइड पर आपके पुर्तगाली आ गए, ईस्ट कोस्ट जो है यानी कि पूर्वी तट पर आपके डच वगैरह आ गए, तो वहाँ पर जो है पहले से ही इतने सारे लोग थे, तो इसलिए जो है कंपनी ने सूरत में पहले अपनी फैक्ट्री डाली एक अलग जगह, जहाँ पर उनका ज़्यादा विरोध भी नहीं किया बाकी की जो विदेशी कंपनियाँ थी उन्होंने। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कहाँ, सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसी जो कि सबसे अंत में आए थे भारत में, उन्होंने 1668 में स्थापित की। और उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था या फिर आप कह सकते हैं जो कि आधिकारिक नहीं था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 सूरत में ही स्थापित किया था और फ्रांसीसी जो थे उन्होंने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 सूरत में ही स्थापित किया था। तो फ्रांसीसी जो है वे सबसे अंत में भारत में आए थे, इसलिए यह इसका उत्तर नहीं है। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद किसने, डच ने। और देखिए यहाँ पर यदि हम याद रखें 1613 अंग्रेज, 1616 डच और 1668 फ्रांसीसी, इन तीन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाई, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्रियाँ लगाई थी आपके सूरत में। तो यहाँ तक आपको ये काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। ऑप्शन है आपके पास, ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम या डी सूरत। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है 1613 में कहाँ पर, तो 1613 में परमिशन मिली थी सूरत की। ऑप्शन नंबर डी सूरत इसका सही उत्तर होगा। यदि यहाँ हमसे पूछा जाता कि सबसे पहले, तो फिर सबसे पहले तो आपका यहाँ पर क्या आता, सबसे पहले यहाँ पर आपका आता मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसे कहते थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ऑप्शन है इसके, ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे और डी पणजी। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रारंभिक दौर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, यानी कि सबसे पहले वेस्ट कोस्ट जो है यानी पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए सूरत। सबसे पहले उन्होंने जो है अपनी स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया और वहीं उन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी
बनाई वेस्टर्न कोस्ट पर। तो यह आपका सही उत्तर होगा। इसको बाद में ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरित किया गया कहाँ पर? बॉम्बे में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, यानी कि जहाँ वो रहते थे और सारा कामकाज होता था। बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन है आपके पास, ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिसों से और डी पुर्तगालियों से। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिया था? वो लिया था बॉम्बे। अब इसके पीछे भी एक काफ़ी बड़ी कहानी है कि आखिर जो है बॉम्बे उनको कैसे मिला। तो देखिए इसके पीछे कहानी क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर जो पुर्तगाली थे वे धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। अन्य देश जो हैं वे भी उनके ऊपर यहाँ आ रहे थे और उनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक ज़रूरत थी कि कैसे हम अपने आप को यहाँ पर सेफ रखें, बचाए रखें अपने आप को, बाकी जो देश यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो इंग्लैंड के जो राजा थे उनका विवाह कर दिया पुर्तगाल की राजकुमारी से, कैथरीन से। और दहेज में जो ब्रिटिश के राजा थे उस समय, ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड, उसको दहेज में बॉम्बे दे दिया। और चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय जो था उसने 10 पाउंड की सालाना लीज पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया। इस प्रकार से जो है पुर्तगालियों ने दिया उसे दहेज में, किसको? अंग्रेजी राजा चार्ल्स सेकंड को। और चार्ल्स सेकंड ने लीज पर 10 पाउंड प्रति साल की लीज पर उसे दे दिया, किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये इसके पीछे की कहानी है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यदि देखिए यहाँ पर राजा का नाम दिया होता तो चार्ल्स द्वितीय इसका आंसर होता, लेकिन किसने दिया चार्ल्स द्वितीय को? पुर्तगालियों ने। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, जो कि मैंने आपको बताया था, उनसे होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप या फिर दहेज रूप में प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये इसके पीछे की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके पास, ए 1790, बी 1792, सी 1796 या फिर डी 1797। तो देखिए इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1797 में जो है प्रयागराज के किले पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस पर अंग्रेजों का क्या स्थापित हुआ? अंग्रेजों का कब्जा जो है प्रयागराज के किले पर कब? 1797 में स्थापित हुआ था। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब यदि देखिए हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए आगे हम बात करते हैं, उस समय कौन थे? अवध के नवाब। तो देखिए अवध के नवाब थे सादत अली। उन्होंने 1797 में प्रयागराज या इलाहाबाद का जो किला है वह अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए आंगियर, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेहर या फिर डी सर निकोलस वेट। तो देखिए इसकी मैंने कहानी आपको थोड़ी देर पहले भी सुनाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड जो था उसे, जो एक अंग्रेज गवर्नर था, उसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। और क्यों किया गया था? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी थी और जो मुगल थे, महान मुगल शासक जब तक रहे, उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हमेशा से ही। लेकिन बाद में क्या होता है, ये कब हुआ? तो ये हुआ आपके, देखिए पहला तो यहाँ पर 1687 में होता है। 1687 में क्या हुआ कि औरंगजेब के जो मुगल अधिकारी थे उनसे औरंगजेब को एक शिकायत मिलती है। किस तरीके की शिकायत? तो वो शिकायत थी कि जो ये कंपनी है ये हैरेसमेंट करती है, शोषण करती है उन लोगों का जो हज पर जाते हैं। और इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब अपनी सेना लेकर निकलता है और उसने अंग्रेजों की सभी फैक्ट्रियों को ताला लगा करके बंद कर दिया। और इसके अलावा जो उनका गवर्नर था जॉन चाइल्ड, उसको वह
अरेस्ट करके ले गया। फाइनली क्या होता है कि कंपनी ने कई सारे जो है माफ़ीनामे लिखे, वहाँ आकर कंपनी के अधिकारियों ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी पैरों में गिरकर। उसके बाद जो है औरंगजेब ने पहले तो उनसे 1.25 लाख रुपए जुर्माना लिया, उसके बाद जॉन चाइल्ड को भारत से देश निकाला दे दिया कि यह यहाँ पर नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर कौन, जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का उसने प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1.25 लाख रुपए भी उस समय उसे जुर्माने के रूप में औरंगजेब को देने पड़े। तो देखिए यह भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस प्रकार से एक जो अंतिम मुगल शासक रहा, महान मुगल शासकों में जो था ताकतवर, उसने किस प्रकार से पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन बाद के शासक इतने कमज़ोर हुए कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर भारी पड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन है इसके: ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या फिर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना जो है वह उस समय क्या बना, कर्नाटक युद्ध, जिसे आप कर्नेटिक वॉर भी कहते हैं, उसका एक तात्कालिक कारण भी बना था। अब देखिए इसके पीछे जो है काफ़ी अलग अलग कारण रहे, लेकिन उनमें से तात्कालिक कारण तो यही था। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होता है कि लुईस 14 जो था उसके समय पर उसका एक वित्त मंत्री था कोलबर्ट। उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जो कि एक सरकारी कंपनी थी। कंपनी 1668 में भारत आती है और अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाती है 1668 में ही, और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में लगाती है। फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे 1674 में पौंडीचेरी जो है उसे अपना मेन बेस बना लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि इन अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में कुछ युद्ध होने लग जाते हैं। उनके वैसे कारण क्या थे? तो देखिए दो मुख्य कारण तो ये थे। एक तो ऑस्ट्रिया पर किसका राज होगा, वो युद्ध चल रहा था दोनों में, यूरोप में ही, और 7 साल का जो युद्ध था, ये दो तो इसके कारण थे ही। लेकिन फिर क्या होता है, यदि हम बात करें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है उसकी यदि हम बात करें तो देखिए उसके कारण क्या थे कि मद्रास और पौंडीचेरी पर जो है आपसी झगड़ा था इन दोनों में कि किसकी सुपरमेसी होती है, अधिकार को लेकर झगड़ा था मद्रास और पौंडीचेरी का, ठीक है। जिसमें ड्यूप्लेक्स, जो कि ड्यूप्ले एक गवर्नर था फ्रांसियों का, उसका ये एक पर्सनल गोल भी था कि भाई हमें कब्जा करना है। तो उसने क्या किया, ड्यूप्लेक्स ने, उसने मद्रास पर हमला कर दिया, और जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसने क्या किया, उसने ड्यूप्ले पर युद्ध घोषित कर दिया। मद्रास पर हमला करना तो वहाँ का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसने ड्यूप्ले पर युद्ध घोषित वो करेगा ही। उसके बाद क्या होता है, तो ड्यूप्ले जो था उसने अनवरुद्दीन को ही हरा दिया। बैटल ऑफ सेंट थोमे का जो युद्ध था 1746 में, वहाँ पर सीधे सीधे उसने अनवरुद्दीन को हरा दिया, और ये सीधे सीधे जीत थी किसकी, तो ये सीधे सीधे फ्रांसीसियों की वहाँ पर जीत हुई। और इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में पहले से ही जो है आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा था, वहाँ पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और वहाँ पर उनके किले को कैप्चर कर लिया। फाइनली एक्सला चापेला की संधि होती है और दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी जो उनकी चीज़ें थी उनको आपस में, उनके जो क्षेत्र अधिकार था उसको लौटा देते हैं, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, तो देखिए इस युद्ध में एक तो जो दक्षिण भारत है उसमें फ्रांसीसियों की सर्वोच्चता जो है स्थापित हो गई। दूसरे जो फ्रांसीसी गवर्नर था ड्यूप्ले, उसने अपनी स्किल्स को प्रूव किया, और फ्रांस ने इस बार में ये जो युद्ध था इसमें नेवी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि नेवी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई भारत पर राज करने में।
तो ये इसके पीछे की कहानी थी। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था उसका विस्तार मात्र था। लेकिन इसी आपसी रंजिश में क्या होता है, जो एक अंग्रेज कैप्टन था उसने फ्रांसीसी जहाज को डुबा दिया था, वहाँ से ये चालू हुआ। तो गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना। देखिए, दो कारण मैंने आपको बताए, एक तो ऑस्ट्रिया जो है उसका उत्तराधिकार जो 1740 से 48 तक चलता रहा, और 7 साल का युद्ध 1757 से 63, वो दो तो इसके कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारण जो बना वह था आपका अंग्रेजी जो कप्तान था बर्नेट, उसने जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा किया, उनको डुबो दिया, यह इसका तात्कालिक कारण बना और ये युद्ध हुआ। आगे की कहानी मैंने आपको बताई किस प्रकार से डुप्ले ने अनवरुद्दीन को हराया और सीधे सीधे जीत गए। लेकिन अमेरिका में जो है फ्रांसीसी हार गए अंग्रेजों से, तो दोनों ने आपस में संधि की और इस युद्ध को खत्म किया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे, डी हैदर अली व मराठे। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सूची 1 में युद्ध हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। सूची 2 में उनसे संबंधित संधियां या क्या हुआ उस युद्ध में, जैसे पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध और एक्सला चापेला की संधि से अंत। तो देखिए यहाँ पर हम इन्हें सुमेलित करते हैं। पहला है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये क्या होता है, ये एक्सला चापेला की संधि से इसका अंत होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ए आपका 4 से मैच होगा। फिर आपका आता है क्या, तृतीय कर्नाटक युद्ध यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से खत्म हुआ था, तो यहाँ पर यह आपका बी 1 से मैच होगा। फिर है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की यदि हम बात करें तो इसमें यहाँ पर देखिए, वैसे तो इसमें पांडुचेरी की संधि हुई थी, लेकिन इसे एक प्रकार से अनिर्णायक युद्ध माना गया था, तो ये आपका 3 से मैच होगा। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें तो जो है यदि आप कहें तो अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई थी, तो यह आपका 2 से मैच होगा ब्रिटिश की हार से। तो यहाँ पर हमारा कूट क्या बनता है, हमारा कूट बन रहा है 4, फिर आपका 1, 3 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, A4 B1 C3 D2, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की मैंने आपको कहानी बताई, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में और हम सेकंड कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटक वॉर और फर्स्ट मैसूर वॉर की कहानी सुन लेते हैं, जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो देखिए होता क्या है, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें क्या होता है कि कर्नाटक और हैदराबाद ये 2 ऐसे राज्य थे जिनमें कौन उत्तराधिकारी होगा उसकी लड़ाई चल रही थी। कर्नाटक में तो चंदा साहब और अनवरुद्दीन में लड़ाई थी, अनवरुद्दीन वही जिसे प्रथम कर्नाटक वॉर में ड्यूप्ले हरा चुका था, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में ये लड़ाई थी। इसमें क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी कूद पड़े। कर्नाटक में तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने चंदा साहब का साथ दिया और अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव ने दिया। वहीं हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ देता है कौन, आपका फ्रांसीसी, और नासिर जंग का रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्या होता है कि ड्यूप्ले जो था उसमें अनवरुद्दीन को दूसरी बार फिर से हरा दिया, किसमें, अंबूर के युद्ध में हरा दिया, और अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा भी गया। हैदराबाद में नासिर जंग मारा गया जिसे अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। तो दोनों ही जगह जीत किसको मिली, दोनों ही जगह जीत मिलती है आपके फ्रांसीसियों को। फिर क्या होता है, जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली त्रिची उसका नाम था, वो भाग गया और ड्यूप्ले क्या करता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है और इस चक्कर में वो युद्ध हार गया, उसको पीछे पकड़ने जाता है। और क्लाइव क्या करता है, क्लाइव ने जो कर्नाटक था
उस जब ड्यूप्ले उसके पीछे पीछे अपनी सेना लेके गया कि इसके बेटे को भी मार दूंगा, इतने में ही मौका देख के जो है रॉबर्ट क्लाइव, जिसे फॉक्स लोमड़ी भी कहते थे, उसकी तरह वह चालाक था, उसने पीछे से कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और मद्रास को बचा लिया। इस तरीके से जीता हुआ युद्ध एक प्रकार से यहाँ पर ड्यूप्ले हार गया और फाइनली जो है पौंडीचेरी की यहाँ पर संधि इन दोनों के बीच में होती है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका क्या था, यह अनिर्णायक युद्ध भी था और इसमें क्या हुई थी, तो इसमें आपकी पांडुचेरी की संधि भी इस युद्ध में हुई थी। तो यह भी हमें याद रखना है, ठीक है। पहले में एक्सला चापेला, दूसरे में पांडुचेरी और तीसरा पेरिस की संधि से। अब यदि हम बात करें आपके तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे होता है 1757 से और आपके 63 तक। ये यूरोप में जो 7 साल से युद्ध चल रहा था उसका विस्तार था यहाँ पर। इसमें अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज, उन्होंने सर आयरकूट को भेजा और फ्रांसीसी जो सेना थी उसको काउंट डी लिली जो है वो लीड कर रहा था, क्योंकि ड्यूप्ले की जो मूर्खता की उसने इसके लिए उसे वापस बुला लिया था और यही गलती करी फ्रांस सरकार ने। वहाँ के जब वांडीवाश का युद्ध होता है 1759 में और फ्रांसीसी जो है फाइनली इसमें हार जाते हैं। इसके बाद पेरिस की संधि होती है 1763 में और उसमें ये तय होता है कि भारत में सारे फ्रांसीसी जो उपनिवेश हैं वो उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी रक्षा ब्रिटेन करेगा। और कुछ जो उनकी फ्रांसीसियों की बहुत चहीती क्षेत्र हैं जैसे कि उपनिवेशिक क्षेत्र हैं पौंडीचेरी, कारिकल, यमन, वो फ्रांस को उन्होंने वापस दे दिए, लेकिन एक शर्त रखी कि वो उसकी किलेबंदी नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से फ्रांसीसियों के पास ज़्यादा कुछ यहाँ पर बचा नहीं था और इस तरीके से फ्रांसीसी तीसरा युद्ध भी हार गए और भारत से चले गए। सबसे लेट आए और सबसे जल्दी यहाँ से चले गए। फिर हम बात करें यदि आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो देखिए मैसूर जो है वह विजयनगर साम्राज्य में था। पहले तो वाडियार वंश वहाँ पर राज करता था और उसके 2 मंत्री थे। वाडियार जो राजा था देवराज और इंद्रराज, उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पर मिलिट्री रिफॉर्म स्टार्ट किए और उसी में एक जो है मुस्लिम तीरंदाज था, उसका नाम था हैदर अली। उसने जो है मैसूर की मिलिट्री को काफ़ी अच्छा बनाया। उसके बाद धीरे धीरे वह इस पोजीशन तक पहुंच गया कि उसने राजा को हटाकर स्वयं वो गद्दी ले ली। फिर होता है पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69। कारण क्या रहे कि अंग्रेजों का बंगाल को मद्रास से कनेक्ट करना चाहते थे, तो इसलिए अंग्रेज खुद वहाँ पर चाहते थे कि हम कब्जा करें। और इसके अलावा यदि उन्हें कर्नाटक में एंट्री मिली उसके बाद मैसूर उनके लिए एक कहीं ना कहीं खतरा था, क्योंकि जस्ट बगल में ही था, जिनकी हम आगे काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। यदि सीधी बात करें कि इस युद्ध में क्या हुआ, तो इसमें हैदर अली, देखिए पहले तो अंग्रेजों ने मराठों को अपने साथ और हैदराबाद के निज़ाम को मिलाया, लेकिन हैदर अली और भी जो है शातिर निकला। उसने क्या किया, उसने मराठों को कुछ पैसे दिए, निज़ाम को एक हिस्सा दे दिया कर्नाटक का और दोनों को अपने साथ मिला लिया। उन दोनों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया और हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से यहाँ पर हराया और फाइनली 1769 में मद्रास की इन दोनों के बीच में संधि होती है। तो देखिए ये आपके यहाँ तक की हमने बात की। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, ए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, या फिर डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो देखिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। यदि हम बात करें देखिए कर्नाटक के युद्धों की, तो पहला आपका 1746 से 48 में हुआ, दूसरा होता है आपका 1 साल बाद ही 1749 से 54, तीसरा आपका होता है 1758 से 63 में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई हम जानते हैं 1761 में हुई थी। तो ये इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है, वैसे तो कंपनी का हम जानते हैं मेन काम क्या था, कंपनी का मेन काम था कि भाई हम व्यापार करेंगे, लेकिन एक
जो है अंग्रेज अफसर इस चीज़ को समझ चुका था कि हम भू क्षेत्र के मामलों में यदि हस्तक्षेप करेंगे तो धीरे धीरे हम यहाँ पर कंट्रोल कर लेंगे। इसके ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए इसके ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं। ए क्लाइव, बी ड्यूप्ले, सी अल्बुकर्क और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए अधिकतर को यहाँ पर क्लाइव इसका उत्तर लग सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ड्यूप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर जो था ड्यूप्ले, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहानी सुनाई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, जिसमें कारण क्या था कि ड्यूप्ले जो है वह हस्तक्षेप करने लग गया था। उसने सपोर्ट किया किसका, जब कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार की जंग लड़ी तो वहाँ पर उसने चंदा साहब को कर्नाटक में और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। तो उसे देखकर यहाँ पर अंग्रेज भी उतर गए कि अब हम भी ऐसा करेंगे जिससे यदि हमारा आदमी जीता तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा हस्तक्षेप भी रहेगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ड्यूप्ले। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए ड्यूप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग लिए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। आगे चल के आप देखेंगे कि अंग्रेज जो हैं इसी की पॉलिसियों को यहाँ पर लागू कर रहे हैं। जैसे ड्यूप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह ड्यूप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। तो यही था जो हम बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि साहब कॉर्नवालिस आए और जिन लोगों ने भी नीतियां आगे अपनाई वे सभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ड्यूप्ले की ही नीतियां जो हैं उनके द्वारा अपनाई गई थी। ड्यूप्ले ही पहला व्यक्ति था जिसने भारत में किसी राजा की रक्षा के लिए अपनी सेना को भेजा उसी के खर्च पर। फिर तो उसके बारे में जीबी मालसेन जो है उन्होंने लिखा है, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसके अत्यधिक लाभ उठाया। तो यहाँ पर किसने सबसे पहले हस्तक्षेप प्रारंभ किया, तो वह फ्रांसीसी जो गवर्नर था ड्यूप्ले, उसने सबसे पहले यह हस्तक्षेप प्रारंभ किया था। तो यहाँ तक की जो बात है वह आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था। इसके ऑप्शन यदि हम देखें तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचिन और डी कासिम बाजार। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए सूरत। फ्रांसीसी जो कि कब आए थे, वे आए थे आपके 1668 में, सबसे अंत में आए। और इनकी यदि हम बात करें तो इन्होंने ये बिल्कुल पदचिन्हों पर चले अंग्रेजों के फैक्ट्री लगाने के मामले में। तो आपको ये याद रहेगा। जैसे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ पर, सूरत में। दूसरी फैक्ट्री की यदि हम बात करें, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई, मसूलीपट्टनम में, वही अंग्रेजों की तरह ही। तो ये जो है फैक्ट्री लगाने में जो है किसकी तरह चले, तो फैक्ट्री लगाने में ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरह ही चलते रहे। ये इसलिए बताया है जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि लुई 14 जो था वह वहाँ का राजा था। उसका एक वित्त मंत्री था कॉलबर्ट, उसके द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1667 में। 1668 में कंपनी आती है। देखिए 1668 में कंपनी आई जिसने सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ऑप्शन है आपके पास, ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में, या फिर डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो हमने अभी इस पर बात करी थी। यह स्थापित की गई थी आपके किसके शासनकाल में, तो लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। यदि हम बात करें किसके द्वारा, तो कोलबर्ट करके एक मंत्री हुआ करता था,
किसका वित्त मंत्री था, लुई 14 का, उसके द्वारा यह स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए रिशलू, बी मजारे, सी कॉलबर्ट और डी फ्रैंको मार्टिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कॉलबर्ट। हमने अभी चर्चा करी, लुई 14वां का शासनकाल था, उसके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। को उसका जो वित्त मंत्री था कॉलबर्ट, उसके द्वारा यह स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हुगली, और डी श्री रामपुर। इसका सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी, दोनों ही यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि डचों की यदि हम बात करें जिन पर हमने कल भी बात की थी, तो देखिए कल जब हमने बात की थी डचों के ऊपर, तो वहाँ हमने इस चीज़ के ऊपर चर्चा की थी कि उन्होंने चिंसुरा और हुगली में जो है अपनी फैक्ट्रियाँ सबसे पहले आकर के स्थापित की थी। हमने बात की थी वहाँ पर कि 1602 में वो भारत आते हैं, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, उसके बाद कोचीन, सूरत, गोलकुंडा, कोलीकट में भी लगाते हैं। फिर उनका कैसे अंग्रेज़ों से विवाद होता है भारत और इंडोनेशिया को लेकर। 1623 में जो है अम्बोयाना में कुछ अंग्रेजी लोगों की हत्या कर देते हैं जो डच अफसर थे, और फिर उसके बाद उनमें युद्ध होता है। 1667 में दोनों के बीच में एक संधि होती है। फिर उसके बाद 1759 में फाइनली जो बेदारा का युद्ध होता है, उसमें बुरी तरीके से डच हार जाते हैं और भारत को छोड़ करके वे चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इन प्रश्नों की चर्चा की है। यहाँ तक के जो भी प्रश्न थे उनमें हमने कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखे हैं, उन पर बात की। इसके अलावा यूपीएससी प्री आईएएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन पर भी हमने यहाँ पर बात की है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के कुछ और प्रश्न हैं वो हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे।